जो मर्जी बोले आपका रिश्तेदार, जो मर्जी बोले आपका कजन, जो मर्जी बोले आपका दोस्त कि तेरे से नहीं होने वाला यार, तो आप उसको नमस्ते कीजिए, उससे मत मिलिए, क्योंकि एक बार नेगेटिव चीज अंदर माइंड में चली जाती है तो उसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को बाय बाय कहिए और उन लोगों से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज जो मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूं एचएएस के एग्जाम के संदर्भ में। कहा जाता है कि जब भी कोई युद्ध लड़ना होता है या युद्ध लड़ा जाता था, पहले इतिहास की बात करें तो पहले जो योद्धा होता है वो अपने शस्त्रों को चेक करता है कि मेरे शस्त्र किस तरह के हैं, क्या वो सही पोजीशन में है कि नहीं है, क्या वो प्रॉपरली ओरिएंट किए हुए हैं कि नहीं है, और कौन कौन व्यक्ति मेरे यहाँ पर सेना में ऐसा है जो उनको चलाएगा। सही वक्त पर सही अस्त्र चलाना, सही शस्त्र चलाना एक बहुत बड़ी युद्ध की निपुणता होती थी। तो ऐसे ही ये भी मालूम करना पड़ता है कि इस युद्ध में मेरे अगेंस्ट कौन कौन योद्धा लड़ने वाला है, किस किस योद्धा की क्या क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, वो सब जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एचएएस का एग्ज़ाम है, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, लेकिन अभी मैं एचएएस की बात कर रहा हूं, ये किसी युद्ध से कम नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एक बहुत बड़े अधिकारी बन जाते हो और इस समाज को नई दिशा में ले जाने की क्षमता रखते हो। इसलिए ये बहुत बड़ा युद्ध है और केवल 1 या 2 साल का युद्ध है। उसके बाद आप राजा रहोगे, राजा बनकर रहोगे, राज करोगे, लोगों की सेवा करोगे लोकतंत्र में, और फिर अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपनी क्षमताओं से आप इस समाज और इस मनुष्य जाति का उत्थान करोगे। इसीलिए ये एक युद्ध से बहुत बड़ा काम है और आपको भी अपने अस्त्र शस्त्र चेक करने हैं, देखने हैं कि क्या मेरे पास रिक्वायर्ड क्षमता है या नहीं है, मेरे पास कौन कौन से योद्धा हैं जो उस शत्रु की सेना में जो योद्धा हैं उनसे बढ़िया हैं या उनसे कमज़ोर हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं कि आज जो एचएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमें बुक्स चाहिए या अन्य रिसोर्स चाहिए, वो कौन कौन से होते हैं। बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, बुक्स के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन सी बुक्स जो है मैं रिकमेंड करता हूं, कौन कौन सी बुक्स जो है जो अभी टॉपर्स हैं या एचएएस का एग्ज़ाम दे करके आते हैं, क्वालिफाई करते हैं, सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उन वो क्या रिकमेंड करते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने देख लिया कि जो रिसोर्स गाइड है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मुझे पता होना चाहिए मेरे पास क्या रिसोर्स हैं या क्या रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनसे ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। तो अब मैं आगे चलते हैं। बिकॉज अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, आपको पता होगा कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कौन कौन सी मैगजीन पढ़नी है, कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है एक टारगेटेड रहेगी, एक दिशा में फोकस्ड रहेगी। अगर आपके पास टारगेटेड अप्रोच नहीं होगी, आपके पास आइडेंटिफाइड बुक्स नहीं होंगी, आपको पता नहीं होगा कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक पढ़नी है, ये नोट्स कंसल्ट करने हैं या ये न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो फिर आपका दिमाग भटका रहेगा। आप बोलेंगे अब क्या पढ़ूं यार, मैं ये पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं यार, है ना। तो उसमें बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, आपकी टारगेटेड और फोकस जो है प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आपको पता हो कि मैंने कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, वो सारा पता होना चाहिए। एंड दिस प्रिपरेशन विल लीड टू योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी आपकी तो एग्जाम कुछ भी नहीं है फिर पास करने के लिए। अगर आपके अस्त्र शस्त्र तैयार हैं, आपने खूब तैयारी की है, उनको टाइम टाइम से आपने पहना किया है, आपने उनका ध्यान रखा है, रख रखाव ठीक से किया है, आप किसी भी युद्ध में जीत सकते हो। बड़े से बड़े युद्ध को आप जीत हासिल कर सकते हो, जीत सकते हो। तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश जीके है उसके लिए कौन कौन सी एसेंशियल बुक्स हैं उसके बारे में आपसे बात मैं करूंगा। कि जो जगमोहन बलोखड़ा की द वंडरलैंड हिमाचल बुक लिखी है, ये बहुत फेमस है। इसमें सारा हिमाचल का बेसिक कंसेप्ट जो है, जो बेसिक कंसेप्चुअल कवरेज है वो दी गई है।
तो आपने बलोखरा की, जगमोहन बलोखरा की बुक को जरूर कंसल्ट करना है, और बुक का नाम है द वंडरलैंड हिमाचल। उसके बाद एक और बुक है जो हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी को कवर करती है, यह है मियाँ गोवर्धन सिंह जी की। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत पहले से चली आ रही है, और इसी को हमेशा कंसल्ट किया जाता है, और बार बार आज भी जो टॉपर्स हैं या जो टीचर्स हैं वो इस बुक को रिकमेंड करते हैं। उसके बाद एक हिमाचल जीके कृतिका शर्मा जी ने लिखी हुई है, ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 बुक्स को लेकर के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और फिर इस पेपर को स्पेसिफिकली आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। इसके अलावा PYQ आपको करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना है, और जो टेस्ट सीरीज होती हैं उनको भी टाइम से ज्वाइन करते रहना है और आजमाना है। तो ये जो सारी बुक्स हैं बहुत कंसाइज हैं और बहुत टारगेटेड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, जो सब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं उन सभी को कवर करती हैं। इन 3 बुक्स के ऊपर आपने रिलाई करना है हिमाचल जीके के लिए। अब मैं बात करता हूं एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज एंशिएंट में क्या क्या हुआ, हिस्ट्री ऐसा क्यों होता है कि हिस्ट्री को हमेशा किसी न किसी बड़े एग्जाम का पार्ट बनाया जाता है। आप इसको समझने का प्रयास करें। इसीलिए ये पढ़ाया जाता है प्राचीन इतिहास, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर आने वाला है कल को बन करके, उसको पता हो कि किस किस वक्त क्या क्या कौन कौन राजा रहे, कौन कौन सी रियासत में किस प्रकार की समस्याएं पैदा हुई, उन सभी चीज़ों को कैसे एडमिनिस्टर किया गया, कैसे कोप किया गया, कैसे सिस्टम को बिल्डअप किया गया, वो सारी बातें हिस्ट्री से पढ़ने के बाद आप जान सकते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको जो NCERT की ओल्ड बुक है, ओल्ड, ये एंशिएंट हिस्ट्री +1 +2 की आपको बिल्कुल गो थ्रू करनी है, कंप्लीट करनी है किसी भी हालत में। और उसके बाद NCERT की ओल्ड थीम इन इंडियन हिस्ट्री +1 +2 की, ये भी आपको कवर करनी है। ये दोनों इंडियाज एंशिएंट पास्ट एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये +1 +2 की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से +1 +2 में पढ़ते हो और UPSC या HPSC को टारगेट कर रहे हो आगे आने वाले टाइम में, तो भाई साहब आप अभी से इन चीज़ों को ग्रैस्प कर लो, बार बार फिर दोबारा पढ़ने के लिए नहीं आना पड़ेगा आपको। तो ये पढ़नी है। उसके बाद एंशिएंट इंडिया बाय RS शर्मा, ये बहुत जरूरी है कि RS शर्मा जी की एंशिएंट इंडिया जो बुक है वो आप पढ़ें। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया बाय AL भाषम, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लोगे तो मैं नहीं समझता कि जरूरत पड़ेगी। बट इफ यू वांट टू सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन, इफ यू वांट टू सप्लीमेंट द मटेरियल दैट यू consulted here in the book by RS Sharma, you can always read this AL भाषम, जो राइटर हैं इसके, इनको पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी इलेबोरेट बुक है, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कवर करती है, और आपको कोई ज़्यादा और दिक्कत नहीं रहेगी इस पेपर को, इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए। अब हम आगे चलते हैं मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर, जो मध्यकालीन हमारा इतिहास है उसके बारे में आपको समझना है। मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, Medieval India by Satish Chandra is very very important book if you want to really understand the system this is adopted in during the medieval India। तो ये सतीश चंद्रा की जो बुक है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत ही इसी तरीके से एनालाइज किया है डिफरेंट फैक्ट्स को, तो आपको ये बुक जरूर कंसल्ट करनी है। और न्यू NCERT जो सिलेबस है वो थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री +1 +2 की, ये तो आपको पढ़नी ही है। थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री +1 +2, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन कंसल्ट करें। एक और बुक है, अगर आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए आप ए हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय KA निज़ामी, ये भी पढ़ सकते हैं। और ये जो बुक है ये भी बहुत अच्छी बुक है, बट मैक्सिमम टाइम जो है मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा ही रिकमेंड की जाती है। मैंने ये भी पढ़ी हुई है, बट इसमें आप देखोगे कि थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, थोड़ी टफ लैंग्वेज यूज की गई है। ये वाली बहुत सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। अब आता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? द मेकिंग कंटेम्प्रेरी इंडिया, अभी वर्तमान में या कुछ समय पहले, मीन्स फ्रीडम स्ट्रगल जब खत्म हुआ, हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद की हिस्ट्री जो है उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। आपको इसको समझने के लिए बहुत फेमस जो बुक है वो है मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा की। बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया बहुत जबरदस्त बुक है।
जिसमें आप पूरा का पूरा रिलाई कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, नोट्स बनाइए और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको अंडरलाइन करके आप रख सकते हैं और अलग से लिख भी सकते हैं। तो पर्सनैलिटीज ने कंट्रीब्यूट किया है टाइम से, उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। ऐसे ही एक बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय सुमित सरकार। ये बुक भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया बुक है, आपको ये भी पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर ने लिखी हुई है। तो इसके बारे में भी आप जरूर सोचिएगा, देखिएगा किस प्रकार से आपको ये काम करना है। अब चलते हैं कल्चर के ऊपर। कल्चर इज लाइक एक्सप्लोरिंग इंडियाज रिच हेरिटेज। इंडिया हैज ए वेरी वेरी रिच हेरिटेज। आपको इसके लिए, कल्चर के लिए, इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक है। नितिन सिंघानिया की बुक आपको पढ़नी है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा 11-12 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं कल्चर, इंडियन कल्चर के ऊपर, वो भी आपको कवर करनी है। ये कर लोगे बहुत जबरदस्त हो जाएगा। देन एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कल्चर, ये भी अच्छी बुक है, रोमिला थापर की है। आप नोट्स बना सकते हैं इससे, और यहाँ से आप पढ़ करके नोट्स को मैच करके आपस में दोनों बुक्स का एनालिसिस करके आप एक क्रिटिकल ओपिनियन बना सकते हो कि किस प्रकार से क्या हुआ है एंड विच इज बेटर फॉर यू। तो ये आपको देखना है, बहुत जल्दी आपको इन चीजों को समझना है। उसके बाद चलते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसके ऊपर एक प्रॉपर बुक हो जो जिसको आप पढ़ें, तो बहुत जरूरी है। तो खुल्लर की एक बुक है इंडिया ए कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, खुल्लर ने लिखी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी बढ़िया बुक है, आप इसके ऊपर नोट्स बनाइए, लिखिए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हुए जो हमारा रिवर सिस्टम है, जो हमारा जो जियोग्राफिकल सिस्टम है, ह्यूमन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, उस सभी चीज़ें इसमें आपको कवर मिलेंगी। देन उसके साथ साथ एनसीईआरटी की जियोग्राफी जो है 11 और 12 की, वो आपको पढ़नी है अच्छे तरीके से। मैं आपको बताता हूँ कि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनके आधार पर नोट्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये बहुत प्रिसाइज और कंसाइज तरीके से लिखी गई बुक्स होती हैं। ये अपने आप में ही नोट्स होते हैं, तो आपको इनसे नोट्स नहीं लिखने, नोट्स करने के लिए यहाँ से लिखना है और यहाँ इसको रिवाइज करना है। बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी होती है आपकी एनसीईआरटी की बुक से। उसके बाद एक बहुत अच्छी बुक है जो जीसी लियोंग ने लिखी हुई है। जीसी लियोंग का नाम तो आपने जब भी ज्योग्राफी की बात होगी तो उनकी बात होती ही है। तो ये बहुत फेमस राइटर है और इनकी जो बुक है ये सभी एस्पेक्ट को कवर करती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उस एग्जाम के सभी एस्पेक्ट को कवर करने वाली जीसी लियोंग की बुक होती है, आपने ये भी कंसल्ट करनी है। उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी, गवर्निंग प्रिंसिपल एंड सिस्टम्स। किस प्रकार से जो इंडियन पॉलिटी है ग्रो हुई है, आज क्या सिस्टम है और अब आगे आपने इसको कैसे तैयार करना है। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो आपको ध्यान देना है कि ये क्या ऑफर करती है, दिस कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इट इज मस्ट रेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये आपको पढ़नी है। इंडियन पॉलिटी बाय डी बसु, ये भी सप्लीमेंटल मटेरियल है, बहुत जरूरी है डी बसु की बुक, और इसको भी आपने डिटेल में पढ़ना है। इन दोनों बुक से अगर नोट्स बना दोगे तो मैं नहीं समझता कि कुछ और इंडियन पॉलिटी के ऊपर आपको पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पाथवेज टू प्रोग्रेस। इसमें जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो सेक्टर है, इस एग्जाम में सेक्शन है, उसको पढ़ने के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव शर्मा, इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव शर्मा, ये पढ़नी है। देन इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है ये पढ़ना है। और लगातार जो है मैं समझता हूँ कि अगर 10 एक बुक्स आप ये ले लेंगे पुरानी वाली भी, तो इसको कवर करना है आपको। और इसके आधार पर टाइम से जो घटनाएं घटी हैं इकोनॉमिक फील्ड में वो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। देन मंथली मैगजीन लाइक योजना एंड कुरुक्षेत्रा, ये तो मस्ट रेड है, आपको पता है ये प्लानिंग कमीशन जारी करता था, अब उसके बदले में नीति आयोग है, तो वहां से जारी होती है। विच कैरीज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इकोनॉमिक इवेंट्स हैपनिंग विद इन द गवर्नमेंट एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पढ़े, योजना एंड कुरुक्षेत्रा। उसके बाद एनसीईआरटी की 10th, 11 और 12 की जो इकोनॉमिक्स है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगला सेक्शन है
एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट इंडिया का समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश अगेन वही डाइवर्सिटी वाला है, बहुत डाइवर्सिटी है इसमें, और एक सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, और कुछ पार्ट में गर्मी चल रही होती है, दूसरे पार्ट में सर्दी हो रही होती है। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है। एक तरफ ऊंचे देवदार के वृक्ष उगते हैं पहाड़ों के ऊपर, दूसरी तरफ जो है प्लेन में कुछ और है। तो वो सारी वनस्पति के हिसाब से या जो इकोलॉजी है उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें अलग अलग पाई जाती है पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी, इंडियाज डाइवर्स इकोसिस्टम एंड स्पीशीज। अब इसके लिए आपको एनवायरनमेंट की 12th क्लास की 11-12 की बुक्स को पढ़ना है, और उसके अलावा जो भी आपको इसके ऊपर बुक्स मिलती हैं, 1 या 2, वो स्टडी कर लेनी है। उसके अलावा करंट अफेयर रिलेटेड इकोलॉजी जो और इंफॉर्मेशन इसके संबंध में मिलती है उसको आपने पढ़ना है डिटेल में, और उसको अपने प्रिपरेशन में शामिल कर लेना है। उसके बाद आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस जो है आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है इसमें कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जनरल साइंस है ये। इसमें आपको जो 10th और 11th लेवल के 9, 10, 11 के जो जनरल साइंस होती है वो कवर करनी है, लेकिन इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये आपको ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से करें। तो जनरल साइंस बाय लूसेंट पब्लिकेशंस ये पढ़ लेंगे आप, और टाटा मैग्रो हिल की एक जनरल स्टडीज का इतना बड़ा मोटा मैनुअल आता है, वो आप पढ़ लेंगे, कंसल्ट कर लेंगे इस पोर्शन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 1 या 2 बुक्स जो है आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप NCERT की 10th, 11th और 12th की बुक्स को कंसल्ट करते हैं, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है इस एग्ज़ाम का, जो काफ़ी अच्छी स्कोरिंग भी देता है आपको। तो इसके लिए आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसका ध्यान रखना है। आप जो न्यूज़ देखते हो टीवी के ऊपर और यूट्यूब के माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से, मैं समझता हूँ आपको नोट डाउन करके उसको रखना चाहिए, और आगे रिवीजन के टाइम में आपको इस पर ध्यान देना। फिर तो फॉलो रिप्यूटेड न्यूज़ सोर्सेज लाइक द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू जो है वो थोड़ा सा बहुत डिटेल्ड न्यूज़पेपर है, वो थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो आपको देखना है कि जो इंडियन एक्सप्रेस है, द ट्रिब्यून है, और हिंदी के भी आपको 1-2 जो नेशनल डेलीज हैं उनको कवर करना है, ले लेना है, और फिर स्पेसिफिकली फोकस मैन में पढ़ना है। पूरी न्यूज़ पढ़ने नहीं बैठना है। आपको देखना है कि जो एडिटोरियल है आज कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है वो समझना है, सीखना है। और फिर उसके अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स हैं, या जो बाकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है किस कंट्री में, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वहाँ क्या हो रहा है, तो वो सारा पढ़ने के लिए आपको इन डेप्थ तरीके से काम पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा एक इंडिया एयर बुक आती है, वो भी आपको बहुत अच्छी साबित होगी इस प्रिपरेशन में। तो इंडिया एयर बुक जो है वो भी आपने पढ़नी है। ऑनलाइन रिसोर्सेज, अब जो मैंने बताया बुक्स और मैगजीन और न्यूज़पेपर के बारे में, इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए, अपने इस मटेरियल को सप्लीमेंट करने के लिए आपने कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी कंसल्ट करने चाहिए। तो मैं कहता हूं कि आप ऑनलाइन जो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फोरम्स बने हुए हैं जहां पर डिस्कशंस होती हैं, और डिस्कशन एनालिसिस और आपस में जो एक डिस्कशंस होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं, उसका बहुत महत्व होता है। ऐसे लोग इन कम्युनिटीज़ और फोरम्स में शामिल होते हैं जिनको बहुत वास्ट नॉलेज होता है, और वो बड़े एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से भी कई बार बिलोंग करते हैं। ऐसे ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उद्यमी के कोर्सेज हैं, या और भी बहुत सारे कोर्सेज, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उद्यमी को, बट इट इज़ गुड प्लेटफॉर्म। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट कर सकते हैं अपने मटेरियल से। तो उसके बाद मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सीरीज। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सीरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टूडेज वर्ल्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच कविटेड एग्जामिनेशन। तो आपको ये भी देखना है कि आप जहाँ जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ वहाँ आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करें, उसमें शामिल हों। और जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज होती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो एकेडमीज़ हैं वो भी चलाती हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जान पाएँ कि आपकी डायरेक्शन क्या है, क्या आप सही दिशा में जा रहे हो और कहाँ स्टैंड करते हो।
तो वो सारा देखने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए आपको इन सारे प्रोसेस में शामिल होना जरूरी समझता हूँ मैं। तो इससे टाइम मैनेजमेंट आपको लगेगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है। 3 घंटे का पेपर जो होता है वो कैसे मैनेज करना है, आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस को अटेंड कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस के आंसर लिख पा रहे हो, वो भी इसमें आपको प्रैक्टिस के दौरान मालूम पड़ेगा। और अपनी जो वीकनेसेस हैं, कौन कौन से एरिया में आप वीक रह गए हो, क्या क्या आपकी वीकनेस है और स्ट्रेंथ क्या है, वो भी सारी आपको इन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से मालूम हो जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस एग्जाम, बिकॉज टाइम का बहुत क्रूशियल इसमें सिस्टम रहता है। अगर आपने टाइम खराब कर दिया, आपने शेड्यूल फॉलो नहीं किया, और जो एक प्रॉपर सिस्टम, अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, और आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मैक्सिमम मैं ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है, तो मैं समझता हूँ कि टाइम को मैनेज करना सबसे क्रूशियल फैक्ट है। मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि आपको क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, वो सारी बातें पहले हो गई, आगे भी करूँगा, बट इस वीडियो में नहीं करूँगा। तो आपको इस हिसाब से शेड्यूल तैयार करना है, उसको स्टिक करना है, उसको फॉलो करना है स्ट्रांगली, और उसके बाद प्रायोरिटाइज करने टॉपिक्स, जो करंट में जो लेटेस्ट जो टॉपिक्स हैं, जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, वो आपको कवर करने होते हैं और स्टडी करने होते हैं। वो बहुत ज़रूरी रहता है। एक काम रहना है, शांत रहना है मन से, और लगे रहना है, शांत रहकर लगे रहना है। बीच में बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे, मैं बताया था पहले भी आपको, कि बोलेंगे यार तेरे से नहीं होगा यार, तू कहाँ कर लेगा एचएस, यार तू पागल है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, आओ यार मजे करते हैं यार, छोड़ो यार बुक्स बहुत पढ़ लिया। तो ऐसे अगर इस बहकावे में आप आ गए, इन बातों में आ गए, तो भाई साहब आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपने सिस्टम पे फोकस करके चुपचाप लगे रहना है। 2 साल की बात है यार, वो आगे 70-80 साल की जो लाइफ पड़ी हुई है, उसको संवारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसका पल पल एंजॉय करने के लिए आपको अभी 1 या 2 साल थोड़ा व्रत रखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए, कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि मुझे कुछ करना है जीवन में। तो भाई साहब बहुत आगे चले जाओगे जब आप ये करोगे। अपने स्ट्रेंथ को रिव्यू करते रहिए। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को मैंने पहले भी कह दिया कि आप अपने आप को अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखें। टाइम से प्रॉपरली उठना, सोना, रेस्ट करना, वो सारी बातें एज पर शेड्यूल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, बिलीव इन योर सेल्फ। तो आज का ये वीडियो इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको जो रिसोर्सेज के बारे में, बुक्स के बारे में जानकारी मिली है, उससे आपको फायदा होगा। ज़्यादा पढ़ोगे तो फायदा नहीं है। फोकस्ड रहना है, वही बुक्स पढ़नी है जितनी की बताई गई हैं। उसके अलावा पढ़ोगे, भटकोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी कम हो जाएगी, आपका सारा कुछ जो सिस्टम है वो डगमगा जाएगा अगर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहेंगे। PYQ टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस, एंड देन जो बुक्स बताई गई हैं उनके ऊपर फोकस करना। इससे आपका एग्जाम जो है आराम से निकल जाएगा। आप इसको क्रैक कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे। आप सक्सेस के साथ जो है एक अधिकारी के रूप में हमारे सामने आओगे और एक बहुत बड़े इंसान बनकर के जीवन में दिखाओगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।